नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोजगार बेतासीस में। और साथियों, आज से मुश्किल से बस 15 ही दिन रह गए होंगे, सीटेट के एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो उसी को लेकर के हम पर डे के लिए आपकी 15 दिन में 15 क्लासें हर सब्जेक्ट की आपको लेकर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो आज उसी क्रम में पहला दिन है और बाल विकास एवं शिक्षणदान CDP की ये 30 नंबर की क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देखिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, ये गलत है। विकास एक दिशाई होता है, ना तो विकास दिशा में चलता है, ना विकास एक आयामी होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ना ये है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास की दिशा अधोगामी यानी सिर से पैरों की तरफ, शीर्षगामी यानी केंद्र से बाहर की तरफ डेवलप होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको डिसाइड करना है। तो जैसा आपके ऊपर बचपन में वह अवधि है जिसको 10 विभिन्न दरों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आनुवंशिक विन्यास होता है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड होता है, इसकी जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है, ये परिपक्वता कहलाती है आपकी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक क्या है? तो समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक आप जानते होंगे कि पहला बच्चा का परिवार होता है और दूसरा विद्यालय। यही वो 2 जगह होती हैं जहाँ से बच्चा अपना सीखता है। फिर उसके बाद तो तमाम तरीके की जगह से सीखता है बच्चा, लेकिन सबसे पहला जो प्राथमिक कारण है समाज का, वो परिवार है, और दूसरा समाजीकरण का कारक है वो विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, 7 से 8 वर्षीय बच्चों में जो नैतिक विकास निर्णय लेने का आधार होता है वो क्या होता है? तो आप लोग प्राक रूढ़िगत का, ये इन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर दिया था, और इस स्तर में 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे इसमें आपके आते हैं। 4 से 10 तक के बच्चे इसमें जो है आपके आते हैं, और इन्होंने जो दिया था वो दंड और आज्ञा पालन का निर्णय लेने का आधार इसमें आपको दिया था। शास्त्रीय निर्णय लेने का आधार ये होता है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए एक पहले शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो सबसे पहले शिक्षक को क्या विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? बिल्कुल सही है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यह भी पता करेगा, बिल्कुल सही है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? यह भी आपका सही है। कौन सी विविध छात्रों को उच्चतम अंक, ये उच्चतम अंक जो है इसमें आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही इसमें हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इससे क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण EWS केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए, नहीं है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ये भी गलत होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाए, ये भी नहीं होगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये आपका NCF कहता है, और ये भी समावेशी शिक्षा इसी को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी इसी साल से आपको देखने को मिले हैं ऐसे क्वेश्चन। इस तरीके के जो ऑनलाइन CBT की आपकी परीक्षा हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कथन दे दिया जाएगा, इसका कारण दे दिया जाएगा। इसमें आपको बताना होगा कि कथन सही है या कारण सही है, दोनों सही हैं, जैसे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी दोनों आप वाक्य पढ़ेंगे और दोनों ही वाक्य सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आपका एक राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, तो यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? जैसे आप लोग देखते होंगे शब्दों के अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यानी कि ये आपका लेखन से संबंधित विकार है। और जो लेखन से संबंधित विकार होता है वो आपको डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, यानी आलेख वैकल्य में आएगा ही। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत पद्धतियों, ये नेगेटिव वर्ड आ गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों यानी कि वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच, इसको उपागमों मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। रटन आधारित अधिगम को, ये नेगेटिव वर्ड है। पेपर पेंसिल, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों नहीं होंगे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का ये कौन सा वो होता है? तो अभिसारी, आप लोग जानते होंगे कि अभिसारी होता है जिनमें कि किसी भी प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर हो, उसको अभिसारी कहते हैं। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है? तो ये दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके बाद अभिसारी में आ जाता है कि जिसमें आप जैसे कि दिल्ली के बारे में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, भारत की राजधानी क्या है, तो ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के लिए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या होती है? सभी बच्चों के लिए एक समान है? सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं होता है। सभी बच्चों के लिए विकास सब में अलग अलग होता है और का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विकास एक दिशात्मक बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, एक दिशात्मक नहीं होता है। सिर्फ माता पिता के इससे प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होते, ये भी नहीं होगा। बहुआयामी होता है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल गा से बड़ी है। रुचि जब यह निष्कर्ष निकालती है कि खा गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? आप लोग जानते होंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से जो ये अनुमान लगा रही है ये कि कौन बड़ी होगी, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये आपकी आती है। और इसमें जो रुचि कर रही है वो सकर्मक अनुमान लगा रही है कि कौन किससे बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है ये, कठोरता से आपको कभी नहीं आना है पेश। उसके बाद अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, बिल्कुल नहीं, अधिगम कक्षा में नहीं होता, अधिगम वातावरण के हिसाब से भी होता है, कक्षा में भी होता है, केवल कक्षा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के अनुभव लाते हैं, ये बिल्कुल सही है कि कक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी ड्रिल और अभ्यास से आपको कभी नहीं सिखाना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, इनमें आपसे बताना है कौन कौन से आपके कथन ये सही हैं। तो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं और समाजलोचनात्मक पर विकास का चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण
निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए। ये भी आपका इनमें आपके ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है, क्वेश्चन नंबर पहला सही है। और ये समस्या समाधान पर केंद्रित सिर्फ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पहला तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे साथियों आ गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए या फिर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए या अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो साथियों इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, सही है। समस्या समाधान पर केंद्रित जो है इसको नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर और अधिगम समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? आपको पिछला ही क्वेश्चन में बताया है, अभी एक में निकल चुका है वो क्वेश्चन, कि जो सृजनात्मक बालक होगी तो उसमें एक्टिविटी क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए और कई तरीक़ों से विविध प्रकार से क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन होंगे जो राइट होंगे इसमें आपको खोजना है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपसारी चिंतन जिसमें कई तरीके से उसके कई निष्कर्ष निकलते हैं और कई तरीके से उसका माइंड भी काम करता है बच्चे का, तो ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन भी सही होगा। अभिसारी चिंतन जिसका एक ही उद्देश्य होता है ये सही नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होनी चाहिए बच्चे में, यानी वो अपने माइंड से जो चीज़ें दिखाई ना देती हों उनके बारे में भी सोचने, मतलब माइंड में अपने में कैलकुलेशन या कुछ भी वो कर सकता हो, अमूर्त चिंतन की योग्यता हो। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों की विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? नेगेटिव आंसर ढूंढना है, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा। तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना सही है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों में विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव आंसर है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी आपका सही है। इसके बाद बात करेंगे हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया इस्तेमाल पर बल देना, बिल्कुल नहीं देना है। इसमें जो एक ही तरह की कई समस्याएं कई अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए एक जैसा यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। अधिगम अधिक से अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित, बिल्कुल नहीं। सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, बिल्कुल नहीं होगा। ना तो पाठ्य पुस्तक स्वनिर्देशित यानी आपकी सेल्फ डायरेक्टेड हो, यही आपका अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए लर्निंग को निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक की गतिशीलता, अगर शिक्षक गतिशील होगा तो विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न तरीकों की सामग्रियों का प्रावधान होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन पर आपको सुनिश्चित नहीं करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 3 इसके सही हैं।
उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म में आपको मैच करना है कि कौन सा इसमें सही है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए इसको बदला जा सकता है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। बच्चे में ये गुण पाया जाता है कि आपको कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोले, इसके लिए दूसरों के साथ आप भला करते हैं। कानून और व्यवस्था विन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी भी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है, यह भी आपका नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती, यानी आकलन को नहीं दर्शाती कौन सी स्थिति, तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं वे कि कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर कैसे पहुँचें, ये तो दर्शाती है। ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव ही आंसर होगा। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तुलना वर्ड आ गया है यहाँ पर, तुलना वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा और यही नेगेटिव आपसे पूछा गया तो यही आपका सही हो जाएगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोगन रणनीति का सही युग्म है, तो पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना बिल्कुल नहीं, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना ये भी नहीं, श्रवण दोष, तो ये श्रवण दोष जो हो जाएगा श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना बिल्कुल नहीं क्योंकि सुनने से संबंधित कठिनाई है तो ऑडियो टेप देना नहीं। गुणज वैकल्य के लिए कैलकुलेटर का प्रावधान ये आपका NCF 2005 में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। NCF बल देता है इस बात पे कि ये छात्र कुछ भी आप पढ़ाएं उसको छात्रों के दैनिक जीवन से अनुभवों से इसको जोड़ना चाहिए। लंबे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर के आते हैं बच्चे, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों ऑप्शन सही हैं इसके आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। जो लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो इनमें से कौन सा कारक है, तो ये इसका सब रवैया एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, प्रेरणा मोटिवेशन भी नहीं होगा, व्यक्तिगत लक्षण ये भी नहीं होगा। सबसे पर्यावरणीय कारक विद्यालय होता है, विद्यालय सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। 25 की बात करें कि अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कारण इसका है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों ये दोनों ही प्रश्न ना तो पूरी तरीके से आनुवंशिक बनावट के लिए विकास, शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से आनुवंशिक बनावट जिम्मेदार होती है, ये भी नहीं होगा। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक की जिम्मेदार नहीं होती, ये भी गलत बात है क्योंकि अगर बच्चों का पालन अच्छी तरह से पौष्टिक आहार और तमाम तरह की गतिविधियाँ उनकी हों तो वो उनका विकास जल्दी संभव हो जाता है। अर्थात ए और बी दोनों इसके गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, इनमें से ये दूसरी अवस्था है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत जो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अमूर्त सोच की क्षमता और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता और परिकल्पना की निगमन क्षमता। तो ये पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था आती है ये 2 से 7 वर्ष के बीच होता है ये, और 2 से 7 वर्ष के बीच में यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की
क्षमता इसमें अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, और लेकिन उनके साथ कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का उपयोग करने लगता है और निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर इसके माइंड में साइकिल बन जाती है, साइकिल की इमेज बन जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आपका बी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? किस में करते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, क्योंकि बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अपने नकारात्मक परिणामों के डर से, जैसे कोई आपके घर में आया और कोई जैसे बुआ या फूफा या कोई भी, और आपने बच्चे उसके अगर पैर ना छुएंगे तो वो जानते हैं कि अगर पैर नहीं छुएंगे तो रिश्तेदार के जाने के बाद वो धमक दिए जाएंगे, इसके डर से वो पैर छू लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी उनकी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को आप लोग बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके के प्रश्न पूछने से मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ये तो कोई बढ़ावा नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी नहीं होगा। बीजों को अंकुरण करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। बिल्कुल सटीक आंसर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा के किस शिक्षा के संदर्भ में बढ़ावा नहीं दिया गया? तो आप लोग देख पाएंगे कि उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी बच्चों के हिसाब से कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको दूसरे फ्लोर या तीसरे फ्लोर पर नहीं, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर उसकी कक्षाएं होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये भी बिल्कुल सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ये नहीं, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि सीखता है बच्चा, हर तरीके से सीखता है, या और ये सामाजिक गतिविधि है। इसमें आपसे गतिविधि पूछी गई है कि सीखना प्राथमिक रूप से क्या है, तो एक सामाजिक गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होंगे। जब तक एग्ज़ाम है 15 दिनों में आपके 30 से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ आपके इसके 30 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, और 15 दिन में आपके इज इक्वल टू 15 × 45 450 आपके क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, और इन्हीं 450 में से आपके 30 क्वेश्चन 101% आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल तक के लिए। जब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।